अब हम बीजीय तथा अबीजीय समीकरणों के संख्यात्मक हल के बारे में पढ़ेंगे। तो मतलब न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ अलजेब्रिक एवं ट्रांसेंडल इक्वेशन का हम पढ़ेंगे। सबसे पहले बीजीय समीकरण किसे कहते हैं वो समझेंगे, यानी अलजेब्रिक इक्वेशन क्या होती है। समीकरण f(x) बराबर 0 बीजीय समीकरण कहलाता है यदि f(x) में x में विशुद्ध बहुपद हो, मतलब x के अलावा कोई भी एलिमेंट ना हो, मतलब x³ हो, x मतलब उसमें जैसे बहुपद की इक्वेशन होती है a0 xn प्लस an xn-1 प्लस डैश डैश an, मतलब इसका एग्जांपल है 3x³ प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0, मतलब इसमें केवल x है। तो ये हमारी क्या होगी, बीजीय समीकरण होगी। जैसे इसमें भी देखो तो x इंटू एक्स माइनस 1, मतलब x कोष्टक में x माइनस 1, तो इसमें भी हमारा x ही है, तो ये भी हमारी क्या होगी, बीजीय समीकरण या अलजेब्रिक इक्वेशन। अब अबीजीय समीकरण क्या होता है, यानी ट्रांसेंडल इक्वेशन क्या होता है। यदि f(x) में अन्य फलन लघु गुणक, चरघातांकीय, त्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, त्रिकोणमितिक फलन प्रयुक्त हो तो वह समीकरण हमारे क्या कहलाएगा, अबीजीय समीकरण कहलाता है। मतलब कि जैसे मान लो इक्वेशन हमारी है x प्लस साइन एक्स, तो इसमें साइन एक्स आ गया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो और x भी है, तो ऐसी समीकरण हमारी क्या कहलाएगी, अबीजीय समीकरण कहलाएगी। फिर दूसरी बात है हमारी ex प्लस साइन एक्स बराबर 0, ये दूसरा एग्जाम्पल है। इसमें भी आप देखो ex आ गया, साइन एक्स आ गया, तो ऐसी समीकरण हमारी क्या कहलाएगी, अबीजीय समीकरण या ट्रांसेंडल इक्वेशन कहलाएगी। तो ये यहाँ पर आप समझ गए ट्रांसेंडल और अलजेब्रिक इक्वेशन में आप अंतर समझ गए। अभी हम इनके सॉल्यूशन भी पढ़ेंगे आगे। तो सब अगला हमारा क्या टॉपिक है, डेकार्ते का चिन्ह नियम। डेकार्ते का चिन्ह नियम क्या कहता है, इसको आप देखो, जैसे मान लो आपको इक्वेशन दे रही है f(x) बराबर x4 प्लस 3x³ माइनस 3x² प्लस 4 बराबर 0 आपको इक्वेशन दे रखी है। अब इस इक्वेशन में कितने पॉजिटिव मूल हैं और कितने नेगेटिव मूल हैं, मतलब कितने इसके पॉजिटिव आंसर हैं और कितने नेगेटिव आंसर है, इसलिए इसको बताने के लिए डेकार्ते ने एक चिन्ह नियम दिया। वो क्या है, तो इसमें आप देखो x4 से पहले जो चिन्ह है उसको देखो, x4 से पहले है प्लस साइन, 3x³ से पहले साइन है प्लस, और 3x² से पहले है साइन माइनस, और 4 से पहले है अपना प्लस। तो ये नियम क्या कहता है कि जितने प्लस से माइनस चेंज होते हैं उतने ही उसके क्या होंगे, धन मूल होंगे। तो मतलब देखो प्लस से प्लस कोई चेंज नहीं, फिर प्लस से माइनस कितना चेंज हुआ, एक चेंज हो गया, फिर माइनस से प्लस वापस कितना चेंज हो गया, एक चेंज हो गया, एक और एक कितना हो गया, 2, यानी 2 इसके क्या होंगे, धन मूल होंगे, मतलब 2 इसके पॉजिटिव आंसर होंगे। अब इसके बाद में इसमें डेकार्ते ने एक और बताया कि इसमें नेगेटिव आंसर कितने होंगे। तो नेगेटिव आंसर के लिए करना है x की जगह माइनस एक्स करो, तो माइनस एक्स करेंगे तो माइनस एक्स की पावर 4 प्लस 3 इंटू माइनस एक्स की पावर क्यूब माइनस 3 माइनस एक्स की पावर स्क्वायर प्लस 4 बराबर 0। तो माइनस एक्स की पावर 4 तो हमारा x4 ही हो गया, माइनस 3x³ हो गया, क्योंकि माइनस का x³ होगा और प्लस से इंटू होगा तो माइनस का x³ होगा, माइनस 3 माइनस एक्स का स्क्वायर x माइनस एक्स का स्क्वायर x² ही रहेगा, तो माइनस 3x² ही रहेगा प्लस 4 बराबर 0। तो पहले हम देखेंगे इसमें प्लस, फिर आया माइनस, फिर आया माइनस, और फिर आया हमारा क्या, प्लस। ये लिख लिया हमने, चिन्ह लिख लिया इसकी। पहली बार प्लस से माइनस एक चेंज हुआ, फिर माइनस से माइनस कोई चेंज नहीं, माइनस से प्लस फिर एक और चेंज, तो कितने चेंज हो गए, 2। तो इसमें 2 इसके क्या होंगे, ऋण मूल होंगे। तो 2 ही धन और 2 ही ऋण, मतलब इसकी और x4 है तो इक्वेशन कितने, इक्वेशन के हल सॉल्यूशन कितने होंगे, 4। तो 2 इसमें पॉजिटिव आंसर होंगे, 2 इसमें नेगेटिव आंसर। अगर मान लो किसी इक्वेशन में 2 पॉजिटिव आंसर निकल जाते हैं और एक मान लो नेगेटिव आंसर निकलता किसी इक्वेशन में, तो उसका एक जो आंसर होता वो काल्पनिक होता। इस प्रकार हम डेकार्ते के चिन्ह नियम से हम बता सकते हैं कि कितने पॉजिटिव आंसर है, कितने नेगेटिव। इसको आप लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। तो हम बीजीय और अबीजीय समीकरणों का हल के बारे में पढ़ रहे थे। तो सबसे पहले इसमें हम एक थ्योरम पढ़ते हैं। तो हमारे प्रमेय है बहुपद समीकरण f(x) बराबर 0 में x के 2 वास्तविक मान a तथा b प्रतिस्थापित करने पर f(a) तथा f(b) विपरीत हो तो f(x) बराबर 0 का कम से कम एक वास्तविक हल है। जैसे मान लो इसमें आपको मैं समझाता हूँ। जैसे f(x) बराबर हमको एक इक्वेशन दी x³ माइनस 9x प्लस 1 बराबर
जीरो एक इक्वेशन दे दी। अगर हम इसमें f बराबर 2 रखते हैं, इस इक्वेशन में हम f बराबर 2 रखते हैं तो हमारा आंसर आया माइनस का 9। 2 रखोगे तो आप देखोगे 8 माइनस का 18 और प्लस का 1, तो 8 और 1 9 और 18 में से 9 माइनस के 18 में से प्लस का 9 जाएगा तो माइनस का 9 आ जाएगा। और f3 रखेंगे, 3 रखोगे तो यहाँ पर देखोगे 3 का क्यूब 27 और 9 और 3 27 घटा तो 1 आ गया। मतलब कि हमारा कहने का मतलब ए हमने मान लिया 2 और बी मान लिया हमारा 3, तो हमारा चिन्ह चेंज हो गया, माइनस से प्लस चिन्ह हो गया। ये पहले माइनस था, माइनस का 9 था, अब प्लस का 1 आ गया। तो 2 और 3 के बीच में इसका एक आंसर होगा, मतलब 2 और 3 के बीच में इसका एक हल होगा। जैसे मान लो अगर -9 है तो ऐसी वैल्यू अगर आगे चल के हम देखेंगे 2.56 या 2.46 कुछ भी वैल्यू, मतलब 2 और 3 के बीच में ऐसे एक वैल्यू आएगी जिस पे उसका आंसर क्या होगा 0, और वो 0 होता है वही समीकरण क्या होता है हल होता है। तो उसका एक जो हल होगा वो 2 और 3 के बीच में होगा। तो इस थ्योरम का मतलब ये, अगर एफ एन ए तथा एफ एन बी का चिन्ह परिवर्तित हो जाता है, विपरीत हो जाता है, तो कम से कम इसमें एक वास्तविक हल है। दूसरी बात, अगर मान लो 3 पे 1 आया और 4 पे हमारा 29, मतलब चिन्ह परिवर्तित नहीं हुआ, प्लस का प्लस ही रहा, तो 3 और 4 के बीच में कोई वास्तविक हल नहीं होगा। इसका चिन्ह परिवर्तित होगा तभी इसका क्या हल होगा। तो 2 और 3 के मध्य तो एक मूल है, इसका वास्तविक हल है, तो चिन्ह परिवर्तन नहीं है तो कोई वास्तविक हल नहीं है, कोई वास्तविक हल नहीं है। तो इस प्रकार हम इसका प्रयोग हम सवालों में करेंगे, इस थ्योरम का प्रयोग हम सवालों में करेंगे। अब सबसे पहले हम मूल यानी रूट्स या सॉल्यूशन याद करने के आरंभिक सन्निकट, मतलब इसका लगभग वैल्यू निकालने के लिए, आरंभिक सन्निकट मान निकालने के लिए, याद करने के लिए निम्न विधियां हैं। पहली विधि है हमारी रेखा चित्र विधि या ग्राफिकल मेथड। दूसरा है हमारा द्विभाजन मेथड्स या द्विभाजन विधि, या इसको हम कहेंगे बाइसेक्शन मेथड। तीसरा मेथड है हमारा न्यूटन रैप्सन विधि या न्यूटन रैप्सन विधि मेथड है। और चौथा मेथड है हमारा रंगुला फाल्सी मेथड या मिथ्या स्थिति विधि। अब सबसे जो हमारे इंपॉर्टेंट इसमें है, द्विभाजन विधि इंपॉर्टेंट है, न्यूटन रैप्सन भी इंपॉर्टेंट है, और रंगुला फाल्सी भी हमारा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ इस रेखाचित्र विधि ये इतना हमारा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इसमें केवल इसमें ग्राफ बनाया जाता है। तो उसका तो हम केवल एक सवाल देखेंगे तो समझ में आ जाएगा हमको। और द्विभाजन विधि, न्यूटन रैप्सन, और ये हमारे तीनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय रेखाचित्र विधि के। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं रेखाचित्र विधि। तो बीजीय और अबीजीय समीकरणों को हल करने के लिए जो फर्स्ट विधि हमारी है रेखाचित्र विधि। रेखाचित्र विधि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसके बारे में एक बार स्टडी कर लेते हैं। निम्न समीकरणों का मूलों का सन्निकट मान, या मतलब लगभग वैल्यू निकालनी है। x माइनस साइन एक्स माइनस 1 बराबर 0, ये इक्वेशन दे रखी है। तब से सबसे पहले हम क्या है, इस इक्वेशन में x माइनस 1 और साइन एक्स को उधर ले जाएंगे, तो x माइनस 1 बराबर हो जाएगा हमारा साइन एक्स। x माइनस 1 को हम मान लेंगे y, तो y इक्वल टू एक तो हो जाएगा हमारा x माइनस 1 तथा y बराबर हो जाएगा हमारा साइन एक्स। इधर वाले को भी हम y मान लेंगे और इधर x माइनस 1 वाले को भी हम y मान लेंगे। फिर क्या है, हमारे पास दो इक्वेशन मिल गई, उसमें हम ग्राफ खींचेंगे। तो y बराबर साइन एक्स का ग्राफ तो इस प्रकार होगा। तो ये हमको अगर वैल्यूज पता हो, या हमारे पास कैलकुलेटर से हम वैल्यूज निकाल के 1 2 3 इन पे वैल्यूज निकालें, और इधर भी हम, तो इस प्रकार हम ग्राफ, ये साइन एक्स का ग्राफ बनेगा। हम जानते हैं साइन एक्स का जो ग्राफ होता है इस प्रकार होता है। और दूसरी बात, y बराबर x माइनस 1, मतलब अगर मान लो x की जगह हम 0 रखते हैं, तो यहाँ पर y बराबर क्या होता था -1, मतलब यहाँ 0 x बराबर 0 पे ये y की वैल्यू क्या होगी -1। उसके बाद में अगर 1 रखते हैं, 1 क्या होता है 0, तो y बराबर x बराबर 1 पे क्या होगी 0। और अगर हम इसके 2 पे वैल्यू निकालते हैं, 2 माइनस 1 यानी 1 आती है, तो यहाँ पर देखो ये y बराबर 2 पर इसकी वैल्यू कितनी आ गई, सॉरी 1 पे इसकी वैल्यू आ गई, x बराबर 1 पे इसकी वैल्यू आ गई हमारी तो अब इसमें हम जैसे मान लो इसमें हम 2 रखेंगे तो 2 माइनस 1 यानी 1 आ जाएगी। तो हम देख सकते हैं कि 2 पर इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई।
और ऐसे हम y बराबर sin x का ग्राफ खींचेंगे तो जिस बिंदु पे ये मिलेगा वो हमारा क्या होगा, इसका आंसर हो। तो ये वैल्यू मिलेगी 1.9 पे करीब मिलेगी, 1.9। तो ये हम जब भी कर सकते हैं जब हमको क्या है वैल्यूज सारी दे रखी हो, तो दोनों का हम क्या ग्राफ बनाएं तो उस प्रकार, या फिर हमको क्या है टेबल दे रखी हो, साइन टेबल दे रखी हो, और तो हम इसका यूज करके कर सकते हैं। बाकी साइंटिफिक कैलकुलेटर से अपन sin x की वैल्यू रखते जाओ और उसके बाद में बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये ग्राफ जहां पर भी कटेगा उस वैल्यू को हम क्या नोट करेंगे और वो वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, x बराबर 1.9। एक और सवाल देख लेते हैं। समीकरण हमको दे रखी है e⁻x sin x के न्यूनतम वास्तविक मूल्य याद कीजिए। तो इसमें भी हमको क्या करना है, y बराबर e⁻x का ग्राफ इस प्रकार होगा और sin x का ग्राफ इस प्रकार होगा। दोनों जो मान होंगे e⁻x में हम पॉइंटों में वैल्यूज रखेंगे, 1 से लेकर नीचे तक वैल्यूज रखेंगे, तो इस प्रकार ग्राफ बनेगा। और इसका ग्राफ इस प्रकार होगा, जहां बिंदु पे कटेगा वही इसका आंसर जो ये बिंदु हमारा 0.6 पे कटेगा। तो ये इस प्रकार हम ये दोनों सवाल, बस आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि ग्राफिकल विधि क्या होती है। ग्राफ के माध्यम से अगर वैल्यूज निकालते हैं तो वो क्या होती है, ग्राफिकल विधि होती है। तो अब हम बीजे और अबीजे समीकरणों के हल करने के लिए द्विविभाजन विधि पढ़ते हैं। तो द्विविभाजन विधि या बाइसेक्टर मेथड क्या होता है, द्विविभाजन विधि से x बराबर 2 तथा x बराबर 4 के मध्य समीकरण x³ प्लस 1 बराबर 0 का मूल याद कीजिए। तो अब सबसे पहली बात, अगर हमको x बराबर 2 और x बराबर 4 भी नहीं दे रखा हो तो भी हम इस समीकरण को सॉल्व कर सकते हैं। पहले समझते हैं हम fx बराबर, हमको इक्वेशन दे रखी है x³ - 9x प्लस 1, हमने fx मान लिया इसको। और हमको जो वैल्यू दे रखी है 2 और 4 में ये सतत है, क्योंकि ये बहुपद फलन है तो x की सभी मानों पे क्या होगा, सतत होगा, और 2 और 4 पे ये सतत होगा। उसके बाद में हम f2 की वैल्यू निकालते हैं। f2 का मतलब यहां पर वैल्यू 2 रखते हैं, तो 2 रखने पर क्या होगा, 2 की पावर क्यूब, 2 का पावर क्यूब मतलब 8 प्लस 1 9, और यहाँ पर 9 इंटू 2 माइनस का 18, तो इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 9 आएगा। और f बराबर 4 रखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 29। तो ये देख रहे हैं हम कि माइनस और यहाँ पर आ रहा प्लस, तो इसका मतलब हमने एक थ्योरम पढ़ी थी, उसमें कहा था कि अगर नेगेटिव और पॉजिटिव आ जाता तो उसके मध्य जो वैल्यूज रखते हैं a और b, उनके मध्य क्या एक मूल होता है। तो इसका मतलब 2 और 4 के बीच में मध्य मूल है। अगर मान लो हमको सवाल में 2 और 4 नहीं दे रखा होता तो हम क्या करते, 1 रखते, फिर 2 रखते, और अगर मान लो 1 और 2 के बीच में नेगेटिव पॉजिटिव आ जाता तो हम कहते थे 1 और 2 के बीच में मूल है। तो इस प्रकार हम कर सकते थे। और अगर 1 और 2 के बीच में पॉजिटिव फिर हम 3 रखते, तो 2 और 3 के बीच में अगर पॉजिटिव नेगेटिव आ जाता तो हम कहते थे 2 और 3 के बीच में एक मूल है। तो अगर हमको सवाल में दे रखा तो हम थोड़ा काम इजी हो जाता है। तो fx का मूल हमारा क्या है, 2 और 4 के मध्य। अब हम द्विविभाजन विधि लगा रहे हैं। तो द्विविभाजन विधि में क्या करेंगे, पहले हम प्रथम सन्निकट मतलब वैल्यूज को हम छोटा करते जाएंगे और सन्निकट उसके आंसर के करीब पहुंचेंगे। तो प्रथम सन्निकट में क्या होगा, x1 बराबर जो हमको वैल्यू निकली 2 और 4, उनका हम औसत लेंगे, 2 + 4/2, यानी कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा। अब f3 मतलब f3 का मतलब यहां पर हम 3 रखेंगे, तो 3 रखेंगे तो आप देखोगे यहां पर f3 रखने पर वैल्यू आ गई हमारी 1। इस इक्वेशन में अगर 3 रखेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1। और f2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, -9, मतलब f3 के पर वैल्यू आ रही 1 और f2 पर आ रही -9, तो मतलब पॉजिटिव नेगेटिव हो गया। मतलब कि 2 और तथा 3 के मध्य भी हमारा क्या होगा, ए मूल स्थित है। मतलब 2 और 3 के मध्य क्या है, मूल स्थित है। और बाकी हम 3 और 4 के बीच में थे तो पॉजिटिव आ गया, तो इसमें अपना 3 और 4 के बीच में मूल नहीं है, मूल हमारा क्या है, 2 और 3 के बीच में है। फिर हम वापस इसका आगे चलते हैं। अभी हम करीब नहीं पहुंचे। अभी देखो वैल्यू हमारे f2 पे कितनी आ रही है, -9 आ रही है, और f3 पे वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है। द्वितीय सन्निकट चलते हैं। तो द्वितीय सन्निकट में क्या करते हैं, जो वैल्यू आई है हमारी 2 और 3 के मध्य, तो वापस 2 और 3 का हम औसत लेंगे। 2 और 3 का औसत लिया, x2 बराबर हमारे 2 + 3/2, यानी 2.5 आ गया। अब 2.5 जो है उसको हम समीकरण में वापस रखेंगे, ये हम कैलकुलेटर से यूज करके निकालेंगे। तो 2.5 को हम क्या है, x की जगह 2.5 रखेंगे तो हमारा f2.5 क्या आ जाएगा, -5.87 आ जाएगा।
कैलकुलेटर से यूज़ करके हम इस वैल्यू को आसानी से निकाल लेंगे। उसके बाद में जो हमारा F3 पे वैल्यू आया वो क्या है, हमारा 1 आया। तो हम देखेंगे -2.5 और 3 के बीच में हमारा मूल आ गया, तो मतलब हमारा क्या होगा, नेगेटिव पॉजिटिव है तो इसका मतलब 2.5 और 3 के मध्य ही हमारा क्या मूल होगा। तो 2.5 और 3, अभी वैल्यूज हमारे पहले 2 पे कितने आई थी, 9 आई थी, 2.5 पे कितने आई, माइनस का 5.87, अभी और करीब आना पड़ेगा। उसके बाद में हम धीरे धीरे चलेंगे जैसे जैसे करीब होता जाएगा। तो fx का वैल्यू क्या आ गया, 2.5 और 3 के मध्य देखेंगे, तो 2.5 और प्लस 3/2 करेंगे तो यहां पर हमारा क्या आ गया, 2.75। अब वापस हम क्या है इस इक्वेशन में 2.75 रखेंगे, 2.75 रखेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 2.96 आ जाएगी। मतलब माइनस और F3 की वैल्यू क्या है, 1, तो यानी कि माइनस और प्लस, तो इसका मतलब वापस हम कह देंगे 2.75 और 3 के मध्य हमारा मूल है। तो फिर वापस हम क्या है, चतुर्थ सन्निकट निकालेंगे। चतुर्थ सन्निकट का मतलब यह है कि वापस 2.75 प्लस 3/2 करेंगे तो उससे हमारी क्या वैल्यू आएगी, 2.88 आएगी। वापस हम 2.8 को हम यहां पर वापस fx की वैल्यू में रखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा माइनस का 1.03। पहले देखो हमारा कितना आंसर आया था, माइनस का 5.87, अब कितना है, माइनस का 1.03। ये वैल्यू कब तक करेंगे हम, जब तक कि हमारा वैल्यू 0 के करीब नहीं आ जाए। तो यहां पर ये वैल्यू आ गई 2.88 पर हमारी वैल्यू आ गई माइनस का 1.03 और F3 की वैल्यू क्या है, 1, मतलब माइनस प्लस, यानी कि हम कह सकते हैं कि 2.88 और 3 के मध्य हमारा क्या है, मूल है। तो वापस हम क्या करें, 2.88 और 3 के मध्य हमारा आंसर एक मूल है। तो फिर पंचम सन्निकट निकालेंगे। पंचम सन्निकट मतलब 2.88 और 3 का औसत लेंगे, 2.88 प्लस 3/2 करेंगे तो उससे हमारा क्या आएगा, 2.94 आएगा। और 2.94 को वापस इस इक्वेशन में रखेंगे, और इस इक्वेशन में रखने पर हमारा आंसर आएगा माइनस का 0.05, मतलब अब कह सकते हैं हम 0 के करीब पहुंच चुके हैं। लेकिन एक बार और वापस औसत लेंगे इसका 2.94 और यहां पर हमारा F3 बराबर कितना है, 1, मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव। तो एक बार औसत और लेंगे आगे चल के तो हम आसानी से उसके आंसर के बिल्कुल करीब पहुंच जाएंगे। 2.94 और 3 का वापस औसत लेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2.9375। ये हमारा औसत आया। तो ये हमारा x की वैल्यू, इसका आंसर, x का मान रखने पर आंसर वो होता है जिससे वैल्यूज क्या है, उस फंक्शन की 0 हो जाए, वही उसका आंसर होता है। तो 2.9375 हम रखेंगे तो हम आंसर के बहुत करीब पहुंच जाएंगे। इस प्रकार हम द्विभाजन विधि से कोई सा भी सवाल कर सकते हैं। आप आगे इनकी न्यूटन रैप्सन विधि पढ़ते हैं। न्यूटन रैप्सन विधि से हम बीजीय और अबीजीय समीकरणों को हल करते हैं। तो सबसे पहले न्यूटन रैप्सन मेथड का हम फॉर्मूला देखेंगे। तो xn+1 = xn माइनस फंक्शन ऑफ xn, और फंक्शन ऑफ xn का डिफरेंशिएशन मतलब f'(xn), ये इसका फॉर्मूला है। अब हम इसके सवालों में देखेंगे इस फॉर्मूले को किस प्रकार यूज में लेते हैं। तो न्यूटन रैप्सन विधि से x4 माइनस x माइनस 10 बराबर 0 का x बराबर 2 के समीप वाला 3 दशमलव स्थानों तक मान याद कीजिए। कुल मिला के हम इसका मूल मान याद का मतलब मूल याद कीजिए इसका है। तो सबसे पहली बात, इसमें हमको सवाल में 3 स्थान तक, तो आंसर हमको 3 स्थान तक मिलना। बाकी अगर हमको कुछ भी नहीं कहा जाए तो हम कम से कम 4 स्थानों तक उसका आंसर निकालेंगे। तो सबसे पहले हमको जो फंक्शन दे रखा है उसको हम क्या f(x) मान लेंगे। तो f(x) इक्वल टू हो जाएगा हमारा x4 माइनस x माइनस 10। फिर उसका डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि हमको फॉर्मूले के हिसाब से f'(xn) चाहिए। तो हम क्या f' का डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा f'(x) इक्वल टू हो जाएगा x4 का 4x³ माइनस x का हो जाएगा -1। फिर फॉर्मूला है, न्यूटन रैप्सन मेथड का फॉर्मूला है xn+1 = xn माइनस फंक्शन ऑफ xn और फंक्शन ऑफ xn का डिफरेंशिएशन। xn की जगह xn रख देंगे और फंक्शन ऑफ xn का मतलब ये है, यहाँ पर xn रख देंगे। फंक्शन ऑफ xn का मतलब x की जगह हम xn रखेंगे और फंक्शन f'(xn) का मतलब है जिस जहाँ पर भी हमारा फंक्शन ऑफ डैश xn है, x है, वहाँ पर हम क्या रखेंगे, xn रखेंगे। तो सबसे पहले हम फंक्शन ऑफ x में हम रख रहे हैं
xn, तो यहाँ पर हो जाएगा xn की पावर 4 माइनस xn माइनस 10 अपॉन में फंक्शन एफ डैश एक्स एन की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर एफ डैश एक्स की वैल्यू है 4x³ माइनस 1, तो यहाँ एक्स एन रखेंगे तो माइनस 4xn³ माइनस 1, तो ये हमारा हो जाएगा xn+1 हो जाएगा xn माइनस कोष्टक में xn की पावर 4 माइनस xn माइनस 10 अपॉन 4xn³ माइनस 1। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा xn+1 आ जाएगा 3xn की पावर 4 प्लस 10 अपॉन 4xn³ माइनस 1, मतलब इसको एलसीएम लेके हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे। अब हमको सवाल में ये दे रखा है कि x 2 के समीप, मतलब इसका आंसर हमारा 2 के समीप है। तो अगर मान लो ये सवाल में ये भी नहीं दे रखा कि 2 के समीप, तो हम क्या करेंगे, हम पहले इसमें 1 रखेंगे और फिर 2 रखेंगे। और अगर हमको पता चल गया कि 1 और 2 के बीच में अगर हम इसका आंसर 1 की वैल्यू जैसे मान लो माइनस आई और 2 की वैल्यू हमारी प्लस आई, तो हम कह देंगे 1 और 2 के मध्य में, तो हम कह देंगे x0 की वैल्यू उस समय 1 हो जाएगी और फिर हम इसको फॉर्मूले को आगे लगाएंगे और लास्ट में हम आंसर आ जाएगा। तो सवाल में कभी कभी ये भी नहीं दे रखा होगा कि x बराबर 2 के समीप, तो हमको निकालना पड़ेगा 1 पे हमारे पॉजिटिव आई, 2 पे हमारे नेगेटिव आई, तो 1 और 2 के बीच में। अगर 1 पे हमारे पॉजिटिव आई और 2 पे भी हमारी पॉजिटिव आई वैल्यू और 3 पे हमारी नेगेटिव आई, तो हम कह देंगे 2 और 3 के मध्य में वैल्यू है, तो फिर हमारा x0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, उस समय हमारी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो x0 की वैल्यू अभी तो हमको दे रखी है 2 के समीप पे, तो हम डायरेक्ट x0 की वैल्यू 2 रख देंगे। तो x0 बराबर हमारा 2 दिया हुआ है। तो पहले हम न्यूटन जो रैप्सन मेथड है उसमें हमने xn+1 निकाल दिया, तो ये हमारा जनरल फॉर्मूला लग गया xn+1 इक्वल टू 3xn की पावर 4 प्लस 10 अपॉन 4xn³ माइनस 1। अब सबसे पहले हम क्या रखेंगे, n बराबर 0 रखेंगे। n बराबर 0 रखेंगे तो यहाँ पर वैल्यू 0 रखेंगे तो x1 हो जाएगा, x1 इक्वल टू हो जाएगा 3x0 की पावर 4 प्लस 10 अपॉन 4x0 की पावर 3 माइनस 1, तो ये वैल्यू हो गई। अब x0 की वैल्यू हमको सवाल में दे रखी है क्या है, 2, तो 2 रख देंगे, तो यहां पर हो जाएगा 3 × 2 की पावर 4 प्लस 10 अपॉन 4 x0 की वैल्यू 2 की पावर 3 माइनस 1। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने पर हमारी जो वैल्यू आएगी हमारी, वो हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो 1.871 आ जाएगी। अब ये हमारी 1.87 किसकी वैल्यू होगी, x1 की वैल्यू होगी। आगे हम वापस क्या है, इसको n बराबर 1 पे लगाएंगे, मतलब अब n की जगह पहले तो हमने 0 रखा था, अब की बार 1 रखेंगे तो x2 हो जाएगा, 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, x2 हो जाएगा। और यहां पर क्या हो जाएगा, x2 3x1 की पावर 4 प्लस 10 अपॉन 4x1 की पावर क्यूब माइनस 1 हो जाएगा। अब x1 की वैल्यू हमने पहले निकाल दी, उस वैल्यू को रख देंगे 1.871 की पावर 4, 3 × 1.871 की पावर 4 प्लस 10 अपॉन 4 × 1.871 की पावर क्यूब माइनस 1। अब इसको सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर की सहायता, तो 1.856 आएगा। तो हमारा x2 बराबर आ गया 1.856। और अब वापस हम क्या है, तृतीय सन्निकट निकालेंगे, n बराबर 2 रखेंगे। ये प्रोसेस जब तक करेंगे जब तक हमारे क्या दो वैल्यू सेम नहीं आ जाए, और अगर वैल्यू सेम नहीं आती तो आगे से आगे प्रोसेस करते जाएंगे हम, और फिर जब हमारी वैल्यू सेम आ जाएगी वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो तृतीय सन्निकट में हम पहले n बराबर 0 रखा था, अब n बराबर 1 रखा, अब की बार n बराबर 2 रखेंगे। तो n बराबर 2 इसमें रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 + 1 3 हो जाएगा, x3 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, x2 की पावर 4 प्लस 10 अपॉन 4x2 की पावर क्यूब माइनस 1, ये हो जाएगा। तो यहां पर ये अब x2 की वैल्यू ये हमको निकली 1.856, ये वैल्यू रखेंगे। ये वैल्यू रखने के बाद 3 × 1.856 की पावर 4 प्लस 10 अपॉन 4 × 1.856 की पावर 3 माइनस 1, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे क्या आएगी 1.856 आ गई। ये दोनों वैल्यूज क्या होगी, हमारी सेम हो गई, यानी x2 की वैल्यू भी 1.856 आ गई और x3 की वैल्यू भी आ गई 1.856, दोनों समान आ गई। तो हमारा अभिष्ट मूल्य क्या हो जाएगा 1.856। अगर मान लो ये वैल्यू सेम नहीं आती तो हम क्या निकालते, x4 निकालते, n बराबर 3 रख के इसी में, और वापस इसको कैलकुलेशन करते, वो जो हमारी x3 की वैल्यू आती है उसको वापस रखते, और इस प्रकार हम करते तो 3-4 कभी कभी 5 बार में भी हमारा क्या है आंसर सेम आ जाता है, और वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार के सवाल आप प्रैक्टिस करो।